नमस्कार बच्चों। गैसियस स्टेट के नेक्स्ट लेक्चर पर, आज के लेक्चर पर हम लोग कुछ भूतपूर्व बातें पढ़ने वाले हैं। क्या बोला मैंने? अभूतपूर्व नहीं, भूतपूर्व बातें। अभी मत बोलना नहीं पढ़ेंगे, भूतों से डर लगता है, गधे कहेंगे। चलो चालू करते हैं। द नेम ऑफ द टर्म इज वेपर डेंसिटी। इसे आप पहले पढ़ भी चुके हैं। मैंने आपको सिखाया था मोल कॉन्सेप्ट में कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉलिकुलर वेट। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2। वेपर डेंसिटी का अगला फार्मूला होता है कि वेपर डेंसिटी इज द वेट ऑफ 11.2 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, एट कुटे एसटीपी पर। किसी भी गैस के 11.2 लीटर का एसटीपी पे जो भी वेट आता है वो हाफ ऑफ मॉलिकुलर वेट होता है, और हाफ ऑफ मॉलिकुलर वेट इज कॉल्ड द वेपर डेंसिटी। क्या कॉल्ड बेटा? वेपर डेंसिटी। बात समझ में आया? तो किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी उस गैस का मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2। सेम वेपर अगर कभी किसी मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी हुई, मिक्सचर की वेपर डेंसिटी, तो मिक्सचर की वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मिक्सचर का मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2। मिक्सचर का मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2। गैस की वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस। मिक्सचर की वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर। बात समझे कि नहीं समझे? समझे, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ NO2 and N2O4 is 36.5। 36.5 क्लियर हो गया? ठीक। फाइंड मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का मॉलिकुलर वेट कितना होगा? तो मैं कहूँगा कि मिक्सचर का मॉलिकुलर वेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। हाउ मच? 36.5। डेट मीन्स 36 टू 72, और एक और कितना? 73 ग्राम आएगा। तो व्हाट इज द 73 ग्राम मॉलिकुलर वेट? किसका? NO2 का? नहीं। N2O4 का? नहीं। इन दोनों के मिक्सचर का। समझ में आया था? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। अगली बात, ये जो वेपर डेंसिटी है ना बेटा, दिस वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस। आपको सिखाया गया था ये यूनिटलेस होती है। समझा कि नहीं समझा? समझा, क्लियर हुआ ना? दूसरी बात, मैं कुछ चीज़ें अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पर कि किसका रेशियो होता है, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूँ मैं पहले ही। दूसरी बात, वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर गैसेस। वेपर डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन की जाती है? गैसेस के लिए। क्लियर? वेपर डेंसिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये भी भूतपूर्व पॉइंट है, संबंध बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डेंसिटी। संबंध बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डेंसिटी। अगर डेंसिटी ग्राम पर लीटर पर है, किस पर है? ग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर का वेट मुझे पता है, पर लीटर 1 लीटर का वेट पता है, उसमें 11.2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो वेट ऑफ 11.2 लीटर ऑफ गैस हो गया। और वेट ऑफ 11.2 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी, इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। सेम वेपर अगर डेंसिटी इज गिवन इन ग्राम पर ml, डेंसिटी इज गिवन इन ग्राम पर ml, तो ग्राम पर ml पे है तो इसको भी ml पर ले लो, 11,200। इट विल बी इक्वल टू वेपर डेंसिटी। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, ओके। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फाइंड करो मीन और एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस का मिक्सचर है और उसका एवरेज मॉलिकुलर वेट बताना है। क्या बताना है? एवरेज मॉलिकुलर वेट। तो देखो कैसा होता है कि इफ N1, सपोज करो हमारे पास 3 गैसेस है। कितनी गैसेस हैं? 3। पहली गैस के N1 मोल्स, दूसरी गैस के N2 मोल्स, तीसरी गैस के N3 मोल्स। कितने? N1, N2, N3। एंड करस्पॉन्डिंग मॉलिकुलर वेट M1, M2, M3। देन मीन मॉलिकुलर वेट कितना होगा? मिक्सचर का एवरेज मॉलिकुलर वेट कितना होगा? समझ में आ रहा है? तो इफ N1, N2 and N3 are the moles of gases having molecular weight M1, M2 and M3, then एवरेज मॉलिकुलर वेट या फिर मीन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू हो जाता है N1 M1 प्लस N2 M2 N2 M2
प्लस N3M3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। समझा कि नहीं समझा? समझ गया, ठीक है। याद करो फार्मूला, एवरेज मॉलिकुलर वेट या फिर मेन मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज इक्वल टू N1M1 प्लस N2M2 प्लस N3M3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। कोई डाउट आता है? नो डाउट। ओके, तो एक सवाल देखो। सवाल ये है कि कैलकुलेट द मीन मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। कैलकुलेट द मीन का मतलब एवरेज, मोलर मास मतलब मॉलिकुलर मास, मोलर मास ऑफ द mixture of gases having 7 ग्राम N2, कितने ग्राम? 7 ग्राम N2, 2.2 ग्राम CO2, 2.2 है, CO2 ले लिया, एंड 5.6 लीटर ऑफ CO, 5.6 लीटर ऑफ CO ऐड कुटे STP। समझ में आ गया इतना? ठीक। तो 7 ग्राम N2 के मोल्स कितने आ जाएंगे? मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 28, हाउ मच? 1/4। इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट, वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। समझ में आ रहा है इतना? ठीक। वेट कितना है इसका? 2.2, यार मत लो यार, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, 22 ले लो। 2.2 क्या बोलेंगे? 22 डिवाइड बाई 44 कितना आ गया? 1/2। एंड 5.6 लीटर आप CO एट STP, इसका मतलब समझ रहे हो? 5.6 वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, ये आ जाएगा 4, मतलब 1/4। कितना? 1/4। तो N2 के 1/4 मोल, CO2 के 1/2 मोल, और CO के STP पर 1/4 मोल्स आ गए सभी के, ठीक है। तो एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस विल बी इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 कितना है? 44 प्लस N3 कितना? 1/4, M3 12 और 16 28 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 1/4 आधा, और आधा कितना? 1। तो ये तो पूरा का पूरा कितना हो गया? 1। ऊपर का सॉल्व कर लो तो एवरेज मॉलिकुलर वेट जो हमको मिलता है वो मिल जाएगा 36। कितना मिलेगा? 36। कैलकुलेट कर लो, दिख रहा है वो 36 ग्राम। एवरेज मॉलिकुलर वेट विल बी इक्वल टू 36 ग्राम। समझा कि नहीं समझा? समझिए सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज़ अ वेरी 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 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक। कैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा? महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये मत पूछना ये कैसा होता है। ये टॉपिक पूरी तरीके से न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली ये टॉपिक यूजलेस है। समझा कि नहीं समझा? न्यूमेरिकली पूछा जाता है, थ्योरेटिकली इस टॉपिक का कोई भी मतलब नहीं। क्लियर? तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज ग्राम्स। कौन से हम्स? ग्राम्स। लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैसेस। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैसेस। फिर से लॉ को पढ़ो, क्या लिखा है? गैसेस के डिफ्यूजन या इफ्यूजन, जब भी गैसेस का डिफ्यूजन होता है या फिर इफ्यूजन होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन? ये इससे रिलेटेड आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको दे दूंगा। ये टॉपिक पूरी तरीके से न्यूमेरिकल वे पर पूछा जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैसेस, जब भी गैसेस का डिफ्यूजन और इफ्यूजन होता है तो उनके लिए ग्राहम्स का लॉ वैलिड था। किसका लॉ वैलिड था? ग्राहम्स का लॉ। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ज़रा गौर से सुनना। लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ गैसेस का डिफ्यूजन हो सकता है? मैं कहूँगा नहीं, डिफ्यूजन किसी का भी हो सकता है। सॉलिड भी डिफ्यूज़ हो सकता है, लिक्विड भी डिफ्यूज़ हो सकता है, और गैसेस भी डिफ्यूज़ हो सकती है। डिफ्यूज़न का या फिर इफ्यूज़न का जो सबसे मोटा मोटा मतलब होता है, वो मोटा मोटा मतलब है बच्चा स्प्रेड होना, स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्यूज़न एंड इफ्यूज़न। तो सॉलिड भी फैल सकता है, लिक्विड भी फैल सकता है,
गैस भी फैल सकती है। तो कोई भी चीज़ अगर एक जगह कंडेंस है और वहाँ से वो फैलने लगे चारों दिशाओं में, जहाँ भी उसको जगह मिलती है, जहाँ भी उसको वॉल्यूम मिलेगा फैलने के लिए, उधर को अगर स्प्रेड होने लगे, क्या होने लगे, स्प्रेड होने लगे, तो हम बोलेंगे वो गैस डिफ्यूज़ हो रही है। क्या हो रही है, वो डिफ्यूज़ हो रही है। समझा कि नहीं समझा, क्लियर। तो ये बेसिकली मोटा मोटा मतलब है डिफ्यूज़न एंड इफ्यूज़न का। समझ में आ रहा। अब और समझते हैं डिफ्यूज़न या इफ्यूज़न क्या है। तो जैसे कि तुम देखो, इंक को पानी में डालो, जैसे इसमें इंक है ना, ये इंक की एक ड्रॉप को मैंने पानी में डाल दिया, तो इंक की ड्रॉप पानी में एक ही जगह कंसंट्रेटेड रहेगी कि वो फैलने लगती है। तो आप कहेंगे सर वो फैल रही है। इंक की ड्रॉप पानी में क्या हो रही है, फैल रही है। तो ये इंक की ड्रॉप का डिफ्यूज़न हो रहा है। इंक की ड्रॉप का क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है। समझा कि नहीं समझा। जैसे कि हम बात करें टी बैग, टी बैग को हॉट वाटर में डालते हैं, टी बैग को हॉट वाटर में डाला और उसको स्टीयर करते हैं। बोल हाँ या ना, हाँ। तो टी बैग डिफ्यूज़ होता है कि नहीं होता है, होता है, डिफ्यूज़ होता है। पोरस पेपर होता है उसके चारों तरफ। क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। जैसे कि बोर्ड पर जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते हैं। ब्लैक बोर्ड में आप चौक से लिखो और फिर डस्टर से रफ करो, तो देखो कुछ चौक के पार्टिकल्स ब्लैक बोर्ड में बच जाते हैं। वाइट वाइट ब्लैक बोर्ड हमको दिखता है थोड़ा थोड़ा, पूरा का पूरा साफ चौक नहीं होती। तो जो चौक है वो बोर्ड में डिफ्यूज़ हो गई है, फैल गई है, स्प्रेड हो गई है। सिगरेट का स्मोक जो होता है, सिगरेट का धुआं, वो भी तो एयर में डिफ्यूज़ हो रहा है ना, फैलता है। परफ्यूम, परफ्यूम फुस किया तो हमारे नाक तक स्मेल आ जाती है उसकी। कैसे आ जाती है, तो जो परफ्यूम है वो एयर में डिफ्यूज़ हो गया, एयर में क्या हो गया, डिफ्यूज़ हो गया, फैल गया। समझा कि नहीं समझा, क्लियर। तो डिफ्यूज़न का बेसिकली मतलब क्या होता है बेटा, स्प्रेड होना। क्या होना, स्प्रेड हो जाना और फैल जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। क्लियर हुआ। अब इसको अगर टेक्निकली समझते हैं तो बोला जाता है डिफ्यूज़न क्या है, तो डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ, क्या, मूवमेंट ऑफ, किसका मूवमेंट। अब गैस के लिए पढ़ रहे हैं, लिक्विड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सॉलिड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, किसके लिए डिफ्यूज़न पढ़ रहे हैं, गैस के लिए डिफ्यूज़न पढ़ रहे हैं। तो डिफ्यूज़न क्या है, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मोमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लिखता हूँ मैं। व्हाट इज डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन, और दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं बताऊंगा। द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन। अब जहाँ पर गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहीं उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। फ्रॉम देयर, दियर 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 समझना, उसके अपने हाई कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर से, टू देयर लो कंसंट्रेशन या फिर लो प्रेशर। तो डिफ्यूजन, इफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। फिर से, व्हाट इज डिफ्यूजन और इफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन, या फिर फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। व्हाट इज अनदर मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, तो अभी तो बताया था मैंने कि डिफ्यूजन या इफ्यूजन का दूसरा मतलब है स्प्रेडिंग, फैलना, स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बात समझे कि नहीं समझे, समझे, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। डिफ्यूज़न को इफ्यूज़न से अब अलग करेंगे। ये दोनों बातें डिफ्यूज़न के लिए भी वैलिड, इफ्यूज़न के लिए वैलिड। अब सिर्फ डिफ्यूज़न समझो। डिफ्यूज़न क्या है कि अगर मैं दो चैम्बर लूँ, कितने चैम्बर, दो, दोनों चैम्बर में गैस भरी हुई है। अब मैंने दोनों चैम्बर को जोड़ दिया, दोनों चैम्बर को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इधर की गैस इधर वाले में भागने लगेगी, इधर वाली गैस इधर वाले चैम्बर में भागने लगेगी। तो ये जो गैसेस की मिक्सिंग है ना, गैसेस की क्या है बेटा, मिक्सिंग है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो रहा है। एंड टू फॉर्म द होमोजीनस मिक्सचर, टू फॉर्म द होमोजीनस मिक्सचर, वही डिफ्यूजन है, वही क्या है, डिफ्यूजन। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, एक बार फिर समझाता हूँ। डिफ्यूजन क्या है, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस mixing of spontaneous mixing of gas molecules to form homogeneous mixture, to form homogeneous mixture through a, अब ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, थ्रू a big hole,
बिग होल, वो जो गैसेस एक दूसरे से मिक्स हो रही ना, वो बड़े होल के माध्यम से एक दूसरे से मिक्स हो रही हैं थ्रू अ बिग होल एंड टू इक्वलाइज प्रेशर एंड टू इक्वलाइज द प्रेशर। और ये जो मिक्सिंग है ना, ये जो मिक्सिंग है ना गैस मॉलिक्यूल्स का, ये फॉलो करेगी मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब इस बात को अगर समझना है, इस बात को अगर और अच्छे से समझना है, तो देखो मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ, गौर करो। जैसे मैंने कहा कि ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, इसमें नाइट्रोजन गैस है 5 एटीएम और इसमें ऑक्सीजन गैस है 3 एटीएम। नाइट्रोजन गैस 5 एटीएम, ऑक्सीजन गैस 3 एटीएम। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये दोनों एक पाइप की हेल्प से कनेक्टेड है, पाइप की हेल्प से क्या है? कनेक्टेड है। अब अगर हमने इन दोनों एंड्स को ओपन कर दिया, इन दोनों एंड को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, तो देखो ऑक्सीजन का यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो प्रेशर ही नहीं, वापस ऑक्सीजन है, प्रेशर है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो ऑक्सीजन अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ऑक्सीजन अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, और नाइट्रोजन भी अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मूव करेगा। मतलब जब पाइप ओपन कर दिया जाएगा, व्हेन ओपनड, जब हम इसे ओपन कर देंगे, क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे, तो ऑक्सीजन अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ जाएगी और नाइट्रोजन अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ जाएगी। बोल हाँ या ना? हाँ। और जब ऐसा होगा तो ये गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगी। ये तो डिफ्यूजन है, गैसेस एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए, इंटरमिक्स हो गए। अब ये मत बोलना सर ये कैसा बना है, ठीक। अब अगर दोनों का साइज़ बराबर है और दोनों का टेम्परेचर बराबर है, तो आधी नाइट्रोजन यहाँ बचेगी, आधी यहाँ चली जाएगी, तो नाइट्रोजन का प्रेशर यहाँ पर बचेगा 2.5 एटीएम और यहाँ भी नाइट्रोजन 2.5 एटीएम आ जाएगी, 2.5 एटीएम। सेम वे अगर दोनों का साइज़ बराबर, टेम्परेचर बराबर, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर आधी इधर आ जाएगी, आधी इधर बचेगी, तो O2 विल बी इक्वल टू 1.5 एटीएम एंड हेयर विल बी द O2 विल बी इक्वल टू 1.5 क्या? ATM। बात समझा कि नहीं समझा? समझ। ऐसा जरूरी नहीं कि आधा ही आधा हो जाए, 5 है तो आधा आधा हो जाए, 5 है आधा आधा हो जाए मतलब 2.5 हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने एक कंडीशन ली है कि दोनों का साइज़ बराबर है और दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, तो जब दोनों ओपन, ये ओपन कर दी जाएगी रॉड को, तो ये उधर आधी भाग जाएगी, वो इधर आधी आ जाएगी। समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो जो गैसेस की मिक्सिंग है ना बेटा, ये डिफ्यूज़न है। यही क्या है? अब मुझे बताओ, गैस मॉलिक्यूल्स किधर से किधर जा रहे हैं? तो आप कहेंगे सर हाई प्रेशर टू O2 अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर, N2 अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यही तो होता है मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। और क्या हो रहा है? मैं कहूँगा ये देखो मिक्सिंग हो रही गैसेस की, इट इज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म, क्या फॉर्म? होमोजीनस मिक्सचर थ्रू अ बिग होल, थ्रू अ बिग होल। समझ में आ गया इतना? ये डिफ्यूजन, ये क्या है? डिफ्यूजन। अब अगर मैं इफ्यूजन समझाऊं आपको, क्या समझाऊं? इफ्यूजन। तो जरा ध्यान दो, इसी में मैंने क्या किया, इफ्यूज होने का मतलब स्केप आउट हो जाना, गैस का किसी कंटेनर से स्मॉल होल या फिर पिन होल के माध्यम से पास आउट हो जाना, गैस का लीक होना। क्या होना? लीक होना। जैसे टायर पंचर होता है, भस्ट नहीं होना, भड़ाम से आवाज़ के साथ टायर पंचर ना हो, एक छोटा सा सुराग हो गया किसी बाइक की टायर में, तो हवा उससे धीरे 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 ऐसे कई दिनों में जब निकलती, तो हम उसे बोलते हैं एफ्यूज़न। क्या बोलते हैं? एफ्यूज़न। क्यों? पिन होल की हेल्प से गैस स्केप आउट हो रही, स्केपिंग आउट ऑफ अ गैस। इफ्यूजन क्या है? द स्केपिंग आउट ऑफ अ गैस थ्रू अ स्मॉल होल और टाइनी और पिन होल। और अगर ना निकले तो बाइक चलाने लगो, उसके ऊपर बैठ जाओ और प्रेशर अप्लाई करो, तो गैस और स्केप आउट हो जाएगी। बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड? इफ्यूजन। जैसे देखो ये कोई कंटेनर है, इसमें मैंने छोटा सा पिन होल कर दिया, तो गैस स्केप आउट हो गई, स्केप आउट हो रही, यही इफ्यूजन है। यही क्या है? इफ्यूजन। लेकिन ये पिन होल इतना छोटा कि गैस बाहर को नहीं निकल रही, तो एक काम करो, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दो,
क्या लगा दो, पिस्टन, और प्रेशर अप्लाई करो, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करो। अब बताओ ये गैस एस्केप आउट होगी कि नहीं होगी, होगी। क्लियर। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस बेटा, इफ्यूजन। समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। क्लियर। इफ्यूजन इज नथिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स डिफ्यूजन। ये तो कोई इधर फोर्स कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं तो इधर की गैस इधर जाके इधर मिक्स हो रही है, बोल हाँ या ना, हाँ। तो इफ्यूजन क्या है, इज अ, इफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन इज अ फोर्स्ड डिफ्यूजन, और कुछ भी नहीं। इफ्यूजन क्या है, फोर्स डिफ्यूजन। अब काम की बातों पे आ जाते, मोह माया बहुत हुई। आगे ग्राहम्स ने न्यूमेरिकली डिफ्यूजन और इफ्यूजन को सेम तरीके से ट्रीट किया। जो कॉन्सेप्ट उन्होंने डिफ्यूजन के लिए बोला वही कॉन्सेप्ट उन्होंने इफ्यूजन के लिए बोला। तो मैं बार बार डिफ्यूजन वर्ड यूज़ करूँगा, जो डिफ्यूजन के लिए वैलिड वही इफ्यूजन के लिए वैलिड। क्या बोला बेटा, जो डिफ्यूजन के लिए वैलिड वही इफ्यूजन के लिए वैलिड। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, ओके। तो ग्राहम्स ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स, according to Grahams, the rate of, अब इंपॉर्टेंट वर्ड आया, डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू, अब रुक जाओ, ग्राहम्स ने आखिर बताया क्या था। तो ग्राहम्स ने गैसेस के डिफ्यूजन और इफ्यूजन का रेट बताया था। फिर से आ जाओ, ग्राहम्स ने क्या बताया था, तो गैसेस जब एक दूसरे से डिफ्यूज हो रही ना, या फिर गैसेस किसी पिन होल से इफ्यूज हो रही है, इफ्यूज मतलब बाहर निकल रही है, तो कितनी स्पीड में इफ्यूज हो रही है, या फिर डिफ्यूज हो रही है मतलब मिक्स हो रही है, तो कितनी स्पीड में वो मिक्स हो रही है। तो स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आया रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन। कितनी स्पीड में स्केप आउट हो गई, धीरे धीरे निकल रही है, धीरे धीरे निकल रही, या फास्ट निकल के जा रही है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ डिफ्यूजन। समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। क्लियर। तो उन्होंने कहा कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब प्रेशर अप्लाई करोगे गैस ज़्यादा बाहर की तरफ भागेगी, हाँ या ना, हाँ। प्रेशर अप्लाई ज़्यादा डिफ्यूजन, प्रेशर अप्लाई ज़्यादा डिफ्यूजन। क्रॉस सेक्शन एरिया, पिन होल छोटा, इफ्यूजन कम, पिन होल बड़ा करोगे तो इफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, डिफ्यूजन बड़े होल की हेल्प से होता है, इफ्यूजन छोटे होल की हेल्प से होता है, और कुछ भी नहीं। डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड मॉलिकुलर वेट। अब सोचो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्या ज़्यादा होगा, टेम्परेचर। आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करेंगे, लोकल लोकल इधर उधर भागने लगेंगे, तो वो यहाँ से पास होने की टेंडेंसी उनकी कम हो जाएगी, क्योंकि रैंडमली इधर उधर वो भागने लगे, तो इसके इधर से जाने की टेंडेंसी उनकी कम हो जाएगी। तो चलो अब यहाँ से चालू करते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन को आर कंसिडर किया गया। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ होल लिख लेना, पी इज द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे, डिफ्यूजन ज़्यादा, इफ्यूजन ज़्यादा। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ होल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर and inversely proportional to the square root of temperature and inversely proportional to the square root of molecular weight। समझा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये, पहला केस लेता हूँ मैं, केस फर्स्ट, इफ pressure, cross section area and temperature is constant, क्या बोला कि प्रेशर, एरिया and temperature is constant, then a rate of diffusion or effusion inversely proportional to the square root of molecular weight, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट। अरे वाह, मज़ा आ गया। वेट ज़्यादा तो स्पीड कम, सही बात है। वेट ज़्यादा है, महालेश्वर, याद है ना महालेश्वर को, भूल गए क्या तुम लोग, भूलना नहीं उनको। मॉलिकुलर वेट मतलब वेट ज़्यादा तो उनके भागने की स्पीड कम, और मैं बेचारा वेट कम तो भागने की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। देखो बहुत जल्दी भाग के घर आ गया तो मैं 2 महीने हो गए। तो जो रेट होता है या स्पीड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर वेट के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिकुलर। सोच कर देखो, मैं और महालेश्वर साथ में भागना चालू करें तो दोनों अगर 20 सेकंड तक भागें, कितने सेकंड तक भागें, 20 सेकंड तक भागें, तो मैं ज़्यादा भाग जाऊंगा, महालेश्वर पीछे रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैं हल्का, मेरी स्पीड ज़्यादा होगी, महालेश्वर भारी, उनकी स्पीड कम होगी, पीछे रह जाएंगे। तो सेम टाइम इंटरवल में मैं ज़्यादा आगे निकल जाऊँगा, महालेश्वर पीछे रह जाएंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, मॉलिकुलर वेट के।
समझ में आया? ठीक। और अगर मॉलिकुलर वेट ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और अगर मॉलिकुलर वेट ज़्यादा तो वेपर डेंसिटी ज़्यादा होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी। क्या रेट? क्या रेट? समझ में? आप सब जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन, बताओ क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वहाँ से बड़ा बड़ा निकल के आता है पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। बोलो क्या लिखा है? पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। प्रेशर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। मॉलिकुलर वेट ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा। और वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2। मॉलिकुलर वेट ज़्यादा, वेपर डेंसिटी ज़्यादा, मतलब मॉलिकुलर वेट ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, वेपर डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। समझ में आ गया इतना? तो मॉलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी, और ये इन सब का स्क्वायर रूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ से आ गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन के। चालू करो मेरे साथ। किसी भी गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, बोलो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट, inversely proportional to the square root of density, inversely proportional to the square root of vapor density। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो जरा आगे समझते हैं इसको। छाप लो इसे जरा एक बार। छाप लिया? ओके, चलो देखो। फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट gases we can say that कि R1 upon R2 is equal to square root of M2 divided by M1 will be equal to square root of D2 divided by D1 will be equal to square root of vapor density 2 divided by vapor density 1। तो ये फार्मूला सभी को याद रखना है। बोला है ना? हाँ। कहाँ से आया? तो बेटा यहाँ से आया था। रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर वेट, गलत बोल रहा हूँ मैं, रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट, inversely proportional to the square root of density, inversely proportional to the square root of vapor density। तो for different gases we can say that R1 upon R2 is equal to under root M2 upon M1 is equal to under root D2 upon D1 is equal to vapor density of second gas divided by vapor density of first gas। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं। ठीक है। इसका मतलब एक बात समझ में आए कि जो गैस हल्की होगी, जिसका मॉलिकुलर वेट कम होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न, उसके भागने की स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर? तो जरा एक क्वेश्चन देखो। Which gas diffuse fastly? कौन सी गैस सबसे फास्ट डिफ्यूज होगी? गैसेस लिखता हूँ N2, O2, NH3, H2, H2। तो वही गैस सबसे फास्ट डिफ्यूज होगी, उसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा जो सबसे हल्की होगी। अब हल्की कैसे पता चलेगा? तो बेटा तुम जानते हो ना, ये 28 ग्राम की है, ये 32 ग्राम की है, ये 14 3 17 ग्राम की गैस है, और ये 2 ग्राम की गैस है। तो सबसे हल्की गैस है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा? सबसे ज़्यादा, ये सबसे फास्ट डिफ्यूज़ होगी। अगर ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे फास्ट डिफ्यूज़ H2, H2 के बाद नंबर आएगा अमोनिया, अमोनिया के बाद N2, और N2 के बाद O2। O2 सबसे भारी है, सबसे स्लो डिफ्यूज़ होगी, इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे कम होगा। बोलो सही है कि गलत है? सही है। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? नहीं। अगर इतना समझ गए तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है ना बेटा, वो एक मिलन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? मिलन का। ठीक है, जरा क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कहता है कि ये दो बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं बेटा? दो। गौर से सुनना। इसमें जो है वो अमोनिया गैस भरी है, और इसमें HCl गैस भरी है। इसमें अमोनिया और HCl, ये बंद है, यहाँ से बंद है। अब मेरे पास मार्कर नहीं है कि मैं हटा सकता उसको। ठीक, ये देखो डब्बा बंद, ये डब्बा भी पूरा बंद है, और ये पाइप से कनेक्टेड है। इस पाइप में 3 पॉइंट है, बिल्कुल मिडिल में A है, मिडिल और अमोनिया के साइड में कहीं पर भी B है, साइड में कहीं पर भी क्या है? B है। अब ये B इन दोनों के बीच में नहीं, A मिडिल पे, A इन दोनों के बीच में, ये B यहाँ कहीं भी है, कहीं भी है, और यहाँ पर इधर HCl साइड, ये C कहीं पर भी। समझे कि नहीं समझे? समझे। ओके। व्हेन
ये डब्बा ओपन कर दिया गया और ये डब्बा ओपन कर दिया गया। व्हेन अमोनिया इज अलाउड टू मिक्स विद HCl, व्हेन अमोनिया इज अलाउड टू मिक्स विद HCl, तो देखो डिफ्यूजन चालू हो जाएगा। इधर HCl है, इधर HCl नहीं है, तो HCl अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर इधर की तरफ जाएगी, अमोनिया अपने हाई प्रेशर इधर से इधर की तरफ जाएगी। बोला हाँ या ना? हाँ हाँ। तो क्वेश्चन कहता है कि एट विच पॉइंट white dense fumes of white dense fumes of NH4Cl will appear first। सबसे पहले ये सफ़ेद धुआं कहाँ पर दिखाई देगा? अब क्वेश्चन ये है कि सफ़ेद धुआं कहाँ से आ गया? तो NH3HCl जब कांटेक्ट में आते हैं तो NH4Cl बनता है और NH4Cl का वाइट डेंस फ्यूम्स होते हैं। वाइट डेंस फ्यूम्स किसके होते हैं? NH4Cl के। तो वाइट डेंस फ्यूम आने के लिए इन दोनों का मिलना जरूरी है। अब देखो ये दोनों कहाँ मिल सकते हैं। तो अमोनिया 17 ग्राम की है और HCl 35.5 और एक 36.5 ग्राम का है। अब जरा खुद सोच कर देखो, अगर इन दोनों गैसेस का वेट सेम होता, क्या सेम होता? वेट सेम होता, तो ये दोनों सेम इंटरवल ऑफ टाइम में बिल्कुल मिडिल में आके मिल जाती हैं। अगर दोनों का वेट सेम होता तो दोनों की स्पीड सेम होती, दोनों की स्पीड क्या होती? सेम होती, तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में होकर ए पर मिल जाते। कहाँ पर मिल जाते? ए पे। ए कहाँ पर है? मिडिल में। लेकिन अभी दोनों का वेट तो सेम नहीं है, ये हल्की है ये भारी है। फिर से देखो, ये हल्की ये भारी, ये ज़्यादा भागेगी और ये कम भागेगी। जब ये ज़्यादा भागेगी तो मिडल से आगे निकल जाएगी, ये कम भागेगी तो ये मिडल तक ही नहीं पहुंच पाएगी। बोला या ना? हाँ। तो मिलन मुझे लगता है कहाँ पर हो पाएगा? तो आप कहेंगे मिलन सी पॉइंट पर होगा। कहाँ पर होगा? सी पॉइंट पर। देखो फिर से, दोनों का वेट सेम होता तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ये सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए बिल्कुल बीच में मिल जाते। लेकिन अभी दोनों का वेट अलग अलग है ना, तो दोनों की स्पीड भी क्या होगी? अलग अलग। इसकी स्पीड ज़्यादा, इसकी स्पीड कम। ये ज़्यादा भागेगा तो मिडिल के आगे भाग जाएगा, ये कम भागेगा तो ये कम भाग पाएगा, तो ये मिडिल तक ही नहीं पहुँचेगा। मतलब मिलन कहाँ पर हो जाएगा? सी पर हो जाएगा। तो जितनी देर में अमोनिया ए से सी तक पहुँचेगी, गलत बोला, जितनी देर में अमोनिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी उतनी देर में HCl यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, HCl यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ए पर मिलने के लिए दोनों का वेट बराबर होना चाहिए, बी पर मिलने के लिए ये भारी ये हल्की होनी चाहिए, और सी पर मिलने के लिए सी HCl के साइड है, हाँ या ना? हाँ। तो ये कम चलना मतलब ये भारी और ये हल्का होना चाहिए। तो कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? नहीं। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड की तरफ चलते हैं। ये पहला केस था, पहला केस था, देखो मैं लिख लेता हूँ पुराना पेज। पहला केस था PAT को हमने कांस्टेंट लिया था, ठीक है ना। अब मैं सेकंड केस की तरफ चलता हूँ। केस सेकंड, मैंने कहा कि इफ़ प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर प्रेशर नॉट कांस्टेंट, तो अभी अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की। ये देखो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, देखा कि नहीं देखा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, देख सकते हो। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और जैसा कि अभी अभी पढ़ के रखे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट, हेंस वी कैन से दैट कि रेट प्रोपोर्शनल टू P अपॉन रूट m आर प्रोपोर्शनल टू P अपॉन रूट 1। दैट मीन्स कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1। ये दूसरा फार्मूला है जो सभी को लर्न होना चाहिए। R1 अपॉन R2 जी कब है? जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 डिवाइड बाय M1। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, आइडियलिस इक्वेशन सांगा PV इज इक्वल टू nRT, सही कि गलत? सही। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, पूछो क्या कह सकता हूँ, कि जो प्रेशर है, क्या प्रेशर, वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट ही है ना। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? N। और अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? N के। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? N के। तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ से कि P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो यही फार्मूला कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 की जगह N1 अपॉन N2 अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1। जो प्रेशर का रेशियो होता है वही मोल्स का रेशियो होता है, प्रेशर का रेशियो वही मोल्स का रेशियो होता है। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो इस पर भी क्वेश्चन बनेगा, हम क्वेश्चन आगे ले लेंगे। क्लियर हो गया इतना?
कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाम है टॉपिक का, ग्राम्स ला ही चल रहा, अभी ख़त्म नहीं हुआ। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न, ये रेट या स्पीड कैलकुलेट कैसे की जा सकती। तो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का जवाब दूँ। मैंने आपसे कहा कि इफ़, क्या बोला, इफ़ एक्स डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय अ कार इन टी सेकेंड, कितने सेकेंड में? टी सेकेंड में। तो ज़रा स्पीड बताओ बेटा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब एक्स बाई टी। इफ़ एक्स डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय अ कार इन टी सेकेंड, तो स्पीड क्या हो जाएगा? एक्स बाई टी। बोला है या ना? हाँ। सेम वे पर सिमिलरली, सिमिलरली आगे देखते जो, सिमिलरली, सिमिलरली पहला पहला कॉन्सेप्ट, और बहुत ही गौर से समझना। इफ वी वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिफ्यूज्ड इन टी सेकेंड, तो रेट या स्पीड क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जब एक्स डिस्टेंस इज ट्रेवल बाई टी सेकेंड तो स्पीड होता है एक्स बाई टी। अब वी वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफ्यूज्ड इन टी सेकेंड, तो रेट क्या हो जाएगा? मैं कहूँगा वी बाई टी। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइड बाई टी, टी 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 टाइम ऑफ डिफ्यूजन, टाइम टेकन इन डिफ्यूजन एट टाइम ऑफ डिफ्यूजन, टाइम ऑफ डिफ्यूजन। मतलब रेट क्या हो गया? रेट इज वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर सेकेंड, वॉल्यूम डिफ्यूज पर सेकेंड इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस। कितना आसान है। वॉल्यूम डिफ्यूज्ड, गैस का इतना वॉल्यूम पर सेकेंड डिफ्यूज हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। रेट इज इक्वल टू वी बाई टी। If V volume of a gas is diffused by T second, the rate will be equal to V by T. For two gases, we can say that R1 upon R2 is equal to V1 by T1 upon V2 by T2, और R1 upon R2 is equal to होता है अंडर रूट M2 by M1, अंडर रूट M2 by M1। ये आया नेक्स्ट फार्मूला जो हमें लर्न होना चाहिए। याद करो फार्मूला, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 बाई T1 अपॉन V2 बाई T2, V1 अपॉन T1 संपूर्ण डिवाइड बाई V2 बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि सेम वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस आर डिफ्यूज्ड, सेम वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस आर डिफ्यूज्ड, तो V1 V2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा T2 बाई T1, T2 बाई T1 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 M2 अपॉन M1। And if the question says कि time of diffusion of both gases is same, time of diffusion of both gases are same, तो T1 T2 कैंसिल आउट हो गया, V1 by V2 is equal to अंडर रूट M2 by M1। ये पहला तरीका है रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने का। दूसरा तरीका गौर से सुनना, इफ d distance is a travel by a gas in t second, d distance is travel by a gas in t second। एक पाइप के अंदर गैस ने डी डिस्टेंस को ट्रेवल किया टी सेकेंड में, तो गैस का रेट कितना होगा? तो आप कहेंगे सर गैस का रेट डी बाई टी हो जाएगा। मतलब रेट क्या है? रेट इज डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड, रेट इज इक्वल टू डी बाई टी। यहाँ वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा था तो वी बाई टी, यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो डी बाई टी। तो फॉर टू गैसेस वी कैन से दैट कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R is equal to d by t, तो R1 is equal to d1 by t1, R2 will be equal to d2 by t2 and R1 upon R2 is equal to होता है अंडर रूट M2 by M1। ये सेकंड फार्मूला है जो सभी को लर्न होना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? समझा, बिल्कुल आसान है। तीसरा तरीका रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने का, इफ n मोल्स ऑफ गैस, अब एक गैस दूसरे गैस में डिफ्यूज हो रही है, तो पर सेकंड गैस के कितने मोल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इफ n मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड इन t सेकेंड, n मोल्स ऑफ गैस इज डिफ्यूज्ड इन कितना बेटा? t सेकेंड। समझते रहना, n मोल्स ऑफ गैस इज डिफ्यूज्ड इन t सेकेंड, देन रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इक्वल टू n बाई t। मतलब व्हाट इज रेट? रेट इज द मोल्स डिफ्यूज्ड
पर सेकेंड। तो R1/R2 क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू N/T, तो R1 इज इक्वल टू N1/T1। अब मोल नहीं दिया, वेट दिया, तो वेट दिया तो मोल्स में कन्वर्ट कर लो, अपॉन N2/T2 इज इक्वल टू √M2 डिवाइड बाई M1। बार बार M2/M1 काय को कर देते यार, M2/M1 काय को कर देते बेटा। R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1 होता है कि नहीं होता, होता। गैसेस के नाम पता तो एक गैस का मॉलिक्यूलर वेट पता होता, दूसरे का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 फार्मूलाज हैं जो हमें सभी को याद होने चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ। पहला, इफ वी वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफ्यूज इन टी सेकेंड, तो रेट क्या होगा, V/T, मतलब R1/R2 इज इक्वल टू V1/T1 संपूर्ण डिवाइड बाई V2/T2 इज इक्वल टू √M2/M1। इफ डी डिस्टेंस ऑफ गैस इज ट्रेवल इन टी सेकेंड, डी डिस्टेंस ट्रेवल करती है गैस टी सेकेंड में, तो रेट क्या हो जाएगा, D/T, मतलब R1/R2 इज इक्वल टू D1/T1/D2/T2 इज इक्वल टू √M2/M1। Similarly, if n moles of gas is diffused in t second, n moles of gas is diffused in t second, तो R1 upon n rate is will be equal to n/t। समझा कि नहीं समझा। पर यूनिट जो भी चेंज होता वही तो रेट होता ना। पर यूनिट, पर सेकंड जो भी चेंज आएगा, पर सेकंड वॉल्यूम में चेंज, सॉरी गलत बोला, पर सेकंड वॉल्यूम डिफ्यूज्ड इज कॉल्ड द रेट, पर सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल इज कॉल्ड द रेट, per second number of moles of gas diffused is called the rate। तो R1/R2 is equal to N1/T1/N2/T2 is equal to √M2/M1। क्लियर हो गया। ये 3 फार्मूलाज भी सभी को क्या होने चाहिए बेटा, लर्न होने चाहिए। क्लियर हो गया इतना सभी का। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, नहीं। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। गौर करो, पहला क्वेश्चन छापते रहो सभी लोग, छाप लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि a gas diffuses 4 times faster than O2। एक गैस है वो डिफ्यूज होती है 4 टाइम्स फास्टर देन O2। तो क्वेश्चन कहता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस एंड गैस इज, गैस का मॉलिक्यूलर वेट बताओ और गैस क्या है ये भी बताओ हमको, ठीक है। तो ज़रूर बताएंगे, गैस का मॉलिक्यूलर वेट भी बताएंगे और गैस क्या है ये भी हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सब बैठे ही इसीलिए छुट्टियों में सब बताने के लिए, ठीक है। चलो देखो, आधा आधा कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ना चालू करता। अ गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन O2। तो गैस का डिफ्यूजन रेट मान लो R1 है, O2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 है। गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन O2, तो R1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R2। सही है कि गलत है, सही है, ओके। और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में क्वेश्चन है तो हम कह देंगे R1/R2 इज इक्वल टू √M2 डिवाइड बाई M1। अब ध्यान रखने वाले, ऊपर जिसका रेट मॉलिक्यूलर वेट उसका इधर नीचे, और इधर जो नीचे इधर वो ऊपर। जैसे ऊपर गैस का रेट तो नीचे गैस का मॉलिक्यूलर वेट, इधर नीचे O2 है। देखो R2 किसको माना है हमने, O2 को माना है, तो ये R2 तो इधर O2, ठीक है। चालू करते हैं। R1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R2/R2 इज इक्वल टू R2 किसका है, O2, मतलब ऊपर 32 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस हमें चाहिए। R2 कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बेटा, तो ये 16 इज इक्वल टू 32/m, तो m इज इक्वल टू 2 ग्राम। m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन, m इज इक्वल टू कितना, 2 ग्राम। क्लियर। तो अगर मैं आपको आंसर, तो पहला आंसर तो मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम आया। अब ऑप्शंस की गैस क्या होगा, CO, CO2, NH3, H2 गैस, तो 2 ग्राम मतलब H2 गैस। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, नहीं सर, नो डाउट, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि द रेट ऑफ, सही से बनो वीडियो, द रेट ऑफ diffusion of gas, the rate of diffusion of gas is 1/6 of the rate of diffusion of H2 gas, rate of diffusion of H2 gas। समझ में आया। कहता था रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज 1/6 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 गैस। क्लियर हो गया इतना, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक, नहीं। क्लियर। क्वेश्चन कहता है कि मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ गैस इज, तो एक काम कर लेते, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस R1 मान लेते हैं एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 गैस R2 मान लेते हैं। एंड जैसा कि हमें समझ में आ रहा है कि R1 इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ R2 एंड वी से दैट कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। R1 इज 1/6 टाइम्स ऑफ R2 एंड R2 इज इक्वल टू अंडर रूट टू H2 को माना है तो 2 डिवाइड बाई M1। R2 कैंसिल आउट, दोनों तरफ स्क्वायर करो, 1/36 इज इक्वल टू 4/M1। 4 कहाँ से आ गया रे, 2 तो यहाँ से M1 इज इक्वल टू आएगा 36, 2 से बचपन में पढ़ाया गया था 72 होता है। तो गैस का मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा बेटा, 72 ग्राम। कितने ग्राम, 72 ग्राम। जे लेवल की नको जे लेवल, जे लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम CH4 एंड SO2 इज, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1, इसका R2, इसका R3 मान लो। अब बेटा R1 अपॉन R2 अपॉन R3 तो फार्मूला हो नहीं सकता, तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा R1 इज टू R2 इज टू R3 एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट। समझा कि नहीं समझा, मतलब दिस इज अंडर रूट हीलियम 4, मीथेन 16 और SO2 32 32 64, दैट मीन्स इट इज़ 1/2 इज टू 1/4, 4 जा 16 इज टू 1/8। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं, इतनी बात समझा कि नहीं समझा, समझा। अगर इतना समझ गए तो रेशियो करेंगे, रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4:2:1। तो R1:R2:R3 कितना आ गया, 4:2:1। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा, जो भी कह रहा क्वेश्चन कह रहा,